मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो हम इसका हाफ चैप्टर कल डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने देखा होगा, आपने इस वीडियो को सुना होगा और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, कल तक हमने क्या डिस्कस किया था कि बेल्जियम और श्रीलंका जो दो कंट्रीज़ हैं, बड़ी बिग कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के अंदर क्या है, कम्युनिटी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर क्या अलग अलग ग्रुप बन गए थे और उनके अंदर आपस में क्या कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपस में लड़ाई हो गई थी और सिविल वार छिड़ गया था, सिविल वार हुआ था। और जो सिविल वार की जो एंडिंग हुई थी वो 2009 के अंदर हुई थी, कहाँ पर, श्रीलंका में। ओके, तो यहाँ तक हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखिए आगे बढ़ते हैं, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, देखिए दोनों के अंदर ही सेम कंडीशन आ गई, सेम पोजीशन हो गई थी, बेल्जियम में भी श्रीलंका में भी। बट जो श्रीलंका था वहाँ पर क्या है, आपस में लड़ाई कर कर ही क्या है इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन जो बेल्जियम था उसने क्या बहुत ही समझदारी से काम लिया और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। अब देखें, अब आप आगे देखते हैं कि बेल्जियम ने किस प्रकार से अपने जो उसके भी देश के अंदर यही प्रॉब्लम आ रही थी, यही लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही थी, अलग अलग ग्रुप बन गए थे, तो उसने किस प्रकार से अब आपस में इस बात को सुलझाया, तो वो हम इसके अंदर आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा आज की हेडिंग है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी से काम लिया। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो बेल्जियम का जो लीडर था, इसके अंदर यही बताया गया है कि बेल्जियम के जो नेता थे, लीडर्स थे, वो श्रीलंका, उन्होंने क्या है, श्रीलंका के जो लीडर्स थे उनसे एक अलग तरीके का डिफरेंट रास्ता, डिफरेंट उन्होंने एक पॉलिसी निकाली। तो उन्होंने क्या पॉलिसी निकाली, देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो रिकॉग्नाइज दी एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, यानी कि बेटा इन्होंने जो क्षेत्रीय अंतर था मतलब और जो सांस्कृतिक कल्चरल जो डिफरेंसेस आ गए थे उन्हें क्या इन्होंने स्वीकार किया, मतलब एक्सेप्ट किया। एंड बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 और 93 के बीच दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजमेंट किया, अमेंडमेंट किया, एज टू वर्क out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। देखिए 4 बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किया और इन्होंने किस बात के लिए बदलाव किया कि अपने ही सेम कंट्री के अंदर किसी भी लोग, किसी भी धर्म भाषा को लेकर आपस में कंट्रोवर्सी ना हो, मतलब कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसके द्वारा क्या है सभी लोग मिलकर इसी देश में रहे और स्मूथली इस देश की जो गवर्नमेंट है वो स्मूथली अपना कार्य करती रहे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एंड द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एन अनदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। अब देखिए इन्होंने जो फैसला लिया, जो इन्होंने जो तरीका निकाला बहुत ही इनोवेटिव था, मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने मतलब कल्पनाशील या क्रिएटिव तरीके से इन्होंने अपना नया जो इन्वेंट किया, जो इन्होंने नया जो फैसला निकाला बहुत ही अच्छा था, किसी भी देश ने ऐसा तरीका नहीं अपनाया था। तो देखिए इन्होंने कुछ यहाँ पर कुछ अपने मॉडल्स रखे, मतलब बेल्जियन मॉडल, मतलब कुछ सिद्धांत रखे। तो क्या सिद्धांत थे, तो देखिए फर्स्ट देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट पॉइंट, देखिए इसके अंदर Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। देखिए बेटा इन्होंने क्या, सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या फैसला किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या है, डच बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी संख्या क्या बिल्कुल इक्वल होगी। यानी कि अगर वहाँ पर 10 लोग डच बोलने वाले तो 10 जो सरकार मतलब जो लगा रहे हैं मिनिस्टर्स, वो 10 ही डच के होंगे और 10 ही फ्रेंच के होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। एंड स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, और हर भाषा जो भाषा बोलने वाले जो लोगों का ग्रुप है उसके अंदर क्या है, सभी लोगों की बातों को सुना जाएगा और सभी को क्या है उसको उसके अंदर वरीयता दी जाएगी। एंड दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, और किसी एक अकेली कम्युनिटी की बातों को लेकर डिसीजन नहीं किया जाएगा, सबकी बातों को सुनकर लास्ट में उसमें डिसीजन निकाला जाएगा। ओके बेटा नेक्स्ट देखिए, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट था। अब देखिए सेकंड पॉइंट में इन्होंने देखिए क्या बताया, सेकंड पॉइंट के अंदर many powers of central government have been given to state governments of 2 region of country, the state government are not subordinate to central government। अब देखिए सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया
कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी, जो शक्तियाँ थी, उन्हें 2 एरियाज़ के अंदर बांट दी गई। 2 एरियाज़ कौन से थे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, 2 इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकार थी उसके मतलब उसको दे दी गई। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल। कहने का अभिप्राय है बेटा, जो राज्य सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहकर कार्य नहीं कर सकती। वो अपने तरीके से फैसले लेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से फैसले लेगी। दोनों को अलग अलग पावर दे दी गई थी। थर्ड पॉइंट के अंदर देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है। थर्ड पॉइंट में Brussels had a separate government in which both the communities have equal representation। अब जो यहाँ की जो राजधानी थी, बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसमें क्या है, एक अलग सरकार थी और दोनों ही समुदाय का जो क्या है उसका अंदर समान प्रतिनिधित्व किया गया था। और इसके अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशंस इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर देखिए बेटा, जो फ्रेंच बोलने वाले थे और जो डच बोलने वाले थे, उन दोनों को ही क्या है, सेम समान उसके अंदर क्या है, दोनों को समान पावर दी गई थी। और क्योंकि दोनों की दोनों के जो ग्रुप थे उनको इक्वल राइट्स दिए गए थे। दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की गई थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बेटा क्या बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, हर देश के अंदर मोस्टली 2 प्रकार की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर एक तीसरे प्रकार की सरकार बनाई गई थी। वो क्या थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी सामुदायिक सरकार। मतलब दोनों की मिलाकर सरकार बनाई गई थी। एंड दिस पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। और इसके अंदर क्या है, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन, तीनों को ही क्या है इक्वल साथ लेकर चला गया था और किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की गई थी। और यहाँ पर जो कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, वो सारे क्या है, सभी आपस में मिलकर उसे सोल्व आउट करते थे। तो इस प्रकार से जो बेल्जियम का जो मॉडल था वो कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था, बट इसके अंदर क्या है, किसी भी जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, उन सभी की बातों को क्या इसके अंदर शामिल किया गया था और इन सभी की बातों को का रिस्पेक्ट की गई थी। सभी की बातों को इसके अंदर एक साथ लेकर चला गया था, ताकि किसी के बीच में क्या आपस में किसी भी प्रकार की कोई भी पार्शियलिटी ना आए, किसी के बीच में आपस में क्या है कंट्रोवर्सी ना हो और सभी क्या है आपस में मिलकर अपने देश को चला सकें। और जो इसके जो हेड क्वार्टर्स बनाए गए थे, वो कहाँ पर बनाए गए थे, ब्रुसेल्स के अंदर हेड क्वार्टर्स इसके बनाए गए थे। तो इस प्रकार से जो बेल्जियम था उसने क्या है बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए अपने देश के अंदर, लोगों के अंदर, मतलब जो सरकार बनाई थी वो सबके अंदर आपस में उसको इस स्टोरी से यही पता चलता है कि जो बेल्जियम और जो श्रीलंका, इन दोनों के अंदर जो सरकार बनाने का जो फैसला लिया गया था, श्रीलंका के अंदर तो क्या है सिविल वार तक वो बात पहुंच गई थी, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समझदारी से काम नहीं लिया गया। लेकिन बेल्जियम ने क्या है वो इसको 4 बार अपने संविधान के अंदर संशोधन करके, उसके अंदर चेंजमेंट करके लास्ट में एक यही कंक्लूज़न निकाला कि हमें ऐसी सरकार बनानी चाहिए जहाँ पर सब भाषाओं को समान अधिकार मिले, सभी को समान रिस्पेक्ट मिले, किसी के साथ किसी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी ना की जा सके। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। कि ऐसा क्या हुआ कि बेटा जो पावर शेयरिंग थी वो करनी क्या ज़रूरी थी, किस वजह से पावर को शेयर किया जा रहा था, कि जो मतलब क्या रीज़न था इसके पीछे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बट बिकॉज इट हैज़ टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कि जो पावर शेयरिंग की गई थी वो सही है, क्योंकि इससे क्या है, जो अलग अलग जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनके बीच क्या है, जो कंट्रोवर्सी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसका पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। आपस में जो कंट्रोवर्सी हो जाती है लैंग्वेज को लेकर, वो क्या है, इसके अंदर ये एक अच्छा तरीका है कि इसके अंदर हम स्टेबिलिटी ला सकें। एंड बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, tyranny of the majority is not just oppressive।
तो ये तो बेटा इसका ना फर्स्ट पॉइंट बताया गया था, ठीक है। एंड देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंड रीजन देखिए बेटा क्या बताया गया है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, लोकतंत्र की क्या होती है, स्पिरिट यानी कि आत्मा होती है। एंड आ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइजेज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट्स। और जो डेमोक्रेटिक जो रूल है वो क्या बताता है कि इसका मतलब लोकतंत्र का जो डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर आते हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी तरीके से हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में चला है वो वहीं आगे तक वही चलता रहे। तो वो इससे क्या है, जो आप लोग हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, इस आपस में लिंक महसूस करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ फील करते हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। अब देखिए जो दो इसके अंदर रीज़न बताए गए हैं, फर्स्ट को प्रूडेंशियल बताया गया है और सेकंड को मोरल बताया गया है। तो प्रूडेंशियल बेटा देखिए क्या होता है, प्रूडेंशियल होता है कि जहाँ पर क्या है, जो भी फैसला लिया जाता है वो क्या है, बहुत ही उसके अंदर कितना हमें लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, इन सारी चीज़ों का बहुत मतलब अच्छे से डीपली उस पर स्टडी करके फिर उसके बाद उसका फैसला लिया जाता है। लेकिन वो क्या है, पूरी तरह से मोरल नहीं होता है, नैतिक पर आधारित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये दो रीज़न, इसके इन दोनों रीजन के द्वारा क्या है, जो दो प्रकार से दो रीज़न बताए गए हैं कि किस लिए जो पावर शेयरिंग है वो वैल्यूएबल है, वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो ये दो इसके रीज़न बताए गए हैं। ओके बेटा, आगे देखिए। अब देखिए ये खलील नाम का एक व्यक्ति है, तो उसकी डायलीमा होता है, उसकी उलझन, मतलब उसकी एक वो मुसीबत में है, एक परेशानी में, तो वो बताया गया। मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बता रही हूँ आपको कि इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। तो जो बेटा देखिए जो ये खलील है वो क्या है, उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब फादर मदर है, वो क्या है, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं। तो जो खलील के पेरेंट्स हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उसके जो फादर हैं वो तो क्या है, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। तो फादर है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और जो मदर है वो मुस्लिम है, मतलब फादर और मदर दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल सी बात है बेटा, जो क्रिश्चियन है वो तो क्रिश्चियन के ही को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को। तो इससे क्या है कि आपस में इन दोनों के बीच में क्या, फादर मदर के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो जो खलील है वो बड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन जो खलील है उसकी नज़र में क्या है, सारे धर्म इक्वल हैं, वो किसी भी धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो क्या कहता है कि हम सभी एक ही भगवान की संतान है, हमने खुद इसका देश के ज़मीन धरती पर आकर हमने सभी लोगों के अलग अलग धर्मों में बांट दिया, अलग अलग कम्युनिटी में बांट दिया है, लेकिन जो भगवान है वो एक ही है। तो इस प्रकार से लास्ट तक इसमें यही चलता रहता है कि इसमें यही बताया गया है कि जो खलील के पेरेंट्स वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो दोनों ही अपनी अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या है, जो खलील है वो लास्ट में आकर बड़ा परेशान हो जाता है, और वो यही कहता है कि मेरे लिए सभी धर्म इक्वल है, सभी धर्म बराबर हैं, और मेरी नज़र के अंदर कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। तो इसके अंदर ये स्टोरी टाइप में आपको इसके अंदर शो किया गया है, बताया गया है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, जो पावर शेयरिंग है उसको अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, मतलब उसके कौन कौन से पार्ट है, कितने पार्ट के अंदर इसे कितने इसके रूप बताए गए, कितने पार्ट बताए गए। तो देखिए जो पावर शेयरिंग है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन ओपोजिशन टू द नेशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। मतलब पॉलिटिकल पावर के अंदर उसे स्मूथली चलाने के लिए क्या पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने अभी पीछे भी इसके रीज़न भी पढ़े थे क्यों ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या आपस में लोगों के बीच में क्या कंट्रोवर्सी रहेगी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो क्विक सही तरीके से डिसीजन लेने के लिए क्या है, उनको पावर को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। अब देखिए जो डेमोक्रेसी होता है बेटा उसमें क्या होता है कि जितनी भी पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। जो लोग हैं वो चाहे जिसे पावर दे सकते हैं, जिसे अपनी सरकार चुन सकते हैं, एंड जिसे चाहे वो हटा सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एंड इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स। और जो अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके अंदर क्या है, हर ग्रुप को समान उस पर रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। और
जितनी भी सरकार की तरफ से पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसके अंदर क्या है, सभी लोगों की बातों को ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से कौन कौन से रीज़न बताए गए हैं कि ये पावर शेयरिंग है वो इसके कितने रूप बताए गए हैं। तो देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इसके अलग अलग रूप बताए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो पावर है वो क्या है, जो लोकतंत्रात्मक देश होते हैं जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, जो पावर्स है वो केवल एक के हाथ में नहीं है, वो सभी के हाथ में होती है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के हाथ में इक्वल पावर होती है। तो तीनों मिलकर कार्य करते हैं। तीनों में से कोई भी एक ऐसा नहीं जिसे हम अलग कर सकते हैं। तीनों ही एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पर लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर अपनी हर बातों को एक दूसरे के साथ आगे मतलब आपस में डिस्कस करके ही आगे सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसके अंदर सारी बातें इसमें यही बताई गई हैं। तो देखिए आगे देखिए बेटा, इसके अंदर जैसे आप देखिए, अब इसका क्या बताया गया बेटा, देखिए, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये क्या है, पार्लियामेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर्स। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव और जो लॉ बनाए गए हैं वो उसको जो चेकआउट कौन करता है, उसके फंक्शंस को चेकआउट कौन करता है, लेजिस्लेटर के द्वारा। मतलब ये आपस में तीनों एक दूसरे से इतने लिंक्ड होते हैं तो क्या इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, तीनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेकंड पॉइंट में देखिए बेटा क्या बताया गया है। सेकंड पॉइंट है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब देखिए जो पावर है वो क्या है, अलग अलग जो सरकार के अलग अलग लेवल है उसके अंदर बांटी गई है। हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे ही है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक सरकार होती है जो पूरे देश को चलाती है और उसे क्या कहा जाता है, और दूसरी क्या होती है जो रीजनल लेवल की होती है। तो जो पूरे देश को चलाती है उसे क्या इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। उसे दूसरे देशों के अंदर तो फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन हमारे भारत के अंदर उसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। और जो रीजनल लेवल की जो सरकार होती है उसे हर देश के अंदर अलग अलग नाम से जाना गया है। और भारत के अंदर इन इंडिया, भारत के अंदर देखिए बेटा इसे किस नाम से जाना गया, भारत के अंदर इसे स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। तो ये जो सिस्टम है वो हर कंट्री के अंदर सेम नहीं होता है, सब कंट्री के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वेयर आर नो प्रोविजनल्स और स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर राज्य सरकार नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो पावर होती है वो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास चली जाती है। हर कोई एक अकेला इंसान पूरे इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकता, इसीलिए बेटा क्या है, जो पावर है उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद और उससे भी जो छोटे लेवल के जो होते हैं, मतलब स्टेट के अंदर जो उसके होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबको अपने अलग अलग फंक्शन दिए जाता है, अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। तो यही सब कुछ क्या बेल्जियम में किया गया था, लेकिन जो श्रीलंका था वो क्या है, इस चीज़ के अंदर क्या हो गया था, रिफ्यूज़ यानी कि फेल हो गया था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वहीं यही कारण था कि वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई थी। तो एंड दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। इसे क्या है, पावर को सही तरीके से डिवाइड करना इसे कहा गया है। तो ये कहाँ पर अपनाया गया था, ये बेल्जियम के अंदर अपनाया गया था। और उसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको बताया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे जो लोअर होती है वो म्यूनिसिपलिटी और पंचायत जिसे कहा जाता है, जो गांव के लेवल के ऊपर कार्य करती है। तो इस प्रकार से बेटा जो गवर्नमेंट के लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या उन्हें उनकी पावर्स को शेयर करके वो क्या है, गवर्नमेंट के कार्य को कम किया जा सकता है और वो कार्य क्या है, बहुत ही स्मूथ तरीके से चल सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड करके उसकी पावर को शेयर किया जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब अलग अलग सोशल ग्रुप के अंदर बांट कर भी क्या है, इनको उसकी पावर को अलग अलग बांटा गया है। जैसे सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे किसी को धर्म के आधार पर बांट दिया, किसी को उसके भाषा के आधार पर उसका ग्रुप बना दिया। कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसे कम्युनिटी यानी सामुदायिक गवर्नमेंट, जो कहाँ पर है, बेल्जियम में है। बेल्जियम में ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है।
तो किसी भी तरीके से क्या है बेटा, हम ग्रुप को डिवाइड करके वहाँ पे क्या है, सरकार के गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसे भी डिवाइड करके हम उस हर ग्रुप को अलग अलग उनकी पावर देकर हम कार्य को स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। हर चीज़ का क्या है, सोल्यूशन होता है, और उस सोल्यूशन के द्वारा क्या है, वहाँ पर उस सोल्यूशन को अपनाकर वहाँ पर सही तरीके से हम अपने देश की गवर्नमेंट को चला सकते हैं, सही तरीके से सारे कार्य चल सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है बेटा, फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। फोर्थ पॉइंट में जो पावर शेयर की गई हैं वो अलग अलग मतलब ग्रुप्स के अंदर अलग अलग आंदोलन के द्वारा, प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एंड मूवमेंट्स कंट्रोल के द्वारा क्या है, वो हम उस तरीके से भी इसको हम शेयर कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी, अब देखिए डेमोक्रेसी में सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस। अब जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर क्या है, जो पीपल होती है उसके पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपनी सरकार को चूज़ कर सकती है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी के अंदर, कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में तो ये होता है, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी होती है वहाँ पर क्या होता है बेटा, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। इसके अंदर क्या, अलग अलग पार्टीज़ के अंदर अलग अलग कंपटीशन रहता है, और इस प्रकार की जो पार्टी होती है, कंपटीशन होता है, उसके अंदर क्या, डजंट रिमेन इन वन हैंड। सारी पावर एक के हाथ में नहीं होती है, वो अलग अलग पार्टीज़ के पास अलग अलग ग्रुप के अंदर वो जो पावर होती है वो अलग अलग उसे डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं आती है। तो इसके अंदर बेटा लास्ट में यही बताया गया है कि किस प्रकार से हम अलग अलग तरीक़ों को अपनाकर पावर को शेयर करके क्या है, हम स्मूथ तरीके से अपनी कंट्री के जो हमारे देश का जो शासन है, जो गवर्नमेंट है, उसे हम स्मूथ तरीके से चला सकते हैं, और हम किसी एक के हाथ में सारी पावर न देकर सभी के हाथ में अलग अलग पावर देकर हम उसे स्मूथ तरीके से रन कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।